नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 29 लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग 28 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल के वीडियोस में जाकर वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं। मॉडल पेपर 28 तक पहले अपलोड हो चुके हैं और 29 ये वाला है। और मैथ्स के हम टॉपिक्स भी लगातार अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर ढेर सारे वीडियो हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हम लोगों का टारगेट है कि प्रत्येक बच्चे के 25 में 25 नंबर आ जाएं। तो 25 में 25 नंबर तब आएंगे जब आप सारे वीडियोस ध्यान से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 1 - x² का एक गुणनखंड है। यानी 1 - x² के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो उनमें से एक गुणनखंड आपके ऑप्शन में दे रखा है, वो कौन सा है। तो 1 - x², ये आपको किस तरह का फॉर्मूला लग रहा है। इसको अगर हम लोग लिख लें 1² - x², ये 1 लिखें चाहे 1² लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1² भी 1 आएगा, 1³ भी 1 ही आएगा, 1 की पावर 4 करेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला बनना है, ये बन रहा है a² - b²। इसका क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। तो उसी तरह यहाँ पर भी होगा, एक ब्रैकेट में 1 - x आएगा और एक ब्रैकेट में 1 + x आएगा, इसके हिसाब से। तो यहाँ पर दो गुणनखंड इसके हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से 1 - x या 1 + x कहीं पर है तो वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 - x। इसका यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दे रखा है 0.072 का मानक रूप क्या है। मानक रूप कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड से देखना शुरू करें। पहला नंबर कहाँ मिल रहा है, ये रहा पहला नंबर 7। तो हम लिख लेते हैं 7 और उसके बाद लगाएंगे दशमलव और उसके बाद जितने भी नंबर्स मिलते जाएंगे उसके बाद ऐसे ही लिख देंगे। तो 2 के बाद कुछ नहीं तो 7.2 लिख देंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे गुणा। अब यहाँ पर ये दशमलव है। अब ये दशमलव देखो कितने अंक के बाद खिसक रहा है, 1 और 2, 2 अंकों के बाद राइट साइड में खिसक रहा है। जब राइट साइड में खिसकेगा तो यहाँ पर जो पावर लगेगी वो -2 लगेगी, 10 की पावर -2 इसका सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि 7.2 × 10 की पावर -2 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 560 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। अब यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए, SI = PRT/100। ये तो आपको पता है। अब यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको रेट दिया हुआ है 6%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष और मिश्रधन दिया है 560, जिसकी इस पूरे क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन पूछा है, तो यानी हमें SI नहीं दिया हुआ है और ये P यानी मूलधन नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो SI है उसको हम मिश्रधन से निकालेंगे। मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, मिश्रधन बराबर ब्याज प्लस मूलधन, यही तो होता है। मिश्रधन कितना दिया हुआ है 560, तो साधारण ब्याज आपका हो जाएगा ब्याज प्लस मूलधन। तो हमें क्या चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए। तो ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज बराबर 560 माइनस मूलधन। ठीक, ये जो मूलधन है इधर प्लस में उस तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ब्याज यानी साधारण ब्याज आपके कितना गया 560 माइनस मूलधन। इसको आप ध्यान रखना, 560 माइनस मूलधन है, इसको हम लोग किसकी जगह रखेंगे, ब्याज की जगह पर रखेंगे। तो इसको हम इसको ब्याज की जगह पर रख देते हैं, 560 माइनस मूलधन बराबर, मूलधन की जगह हम लोग P लिख देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। इससे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 560 माइनस P यानी P भी मूलधन ही है, तो P रेट आपका 6 दिया हुआ है, टाइम आपका 2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लो, 2 से काटेंगे इसको 50 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 × 3 = 6 आएगा और ये 25 कट जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यहाँ पर ये 3P और ये 25 डिवाइड में इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो,
560 इंटू 25 माइनस 25p। ठीक, अब ये 25p इधर किस में है, ये आपका है माइनस में, बराबर के उस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 3p ऑलरेडी यहाँ पर है और ये 25p और आ जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, +3 और +25 तो ये हो जाएगा प्लस का 28p। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर लो, 560 इंटू 25। अब ये 28 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड के उस तरफ बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 560 इंटू 25 बटे 28। 28 दूना होता है 56 और ये 20, ये जीरो लगा, ये जीरो लगा दे। 25 गुणे 20 p बराबर कितना आ गया, 500 रुपये आपका आंसर आ गया। 20 और 25 का गुणा कर देंगे तो 500 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 स्क्वायर का मान क्या होगा, 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 गुणे 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 25 चौको 100, 16 पंचे 80, 180 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, एक ही वृत्तखंड या चाप के अंतर्गत बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, ये रहा वृत्त। अब यहाँ पर अगर एक ही चाप के अंतर्गत बनने वाले कोण, मान लो एक कोण ये बना और एक कोण ये बना, तो ये कोण कैसे होंगे आपस में, ये दोनों आपस में बराबर होंगे यानी समान होंगे, तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक ये वृत्त दे रखा है और ये ए बी है, और एक ये कोण है, एक ये कोण है, और ये एक यहाँ दे रखा है, एक यहाँ दे रखा है। पूछा है बी डी ए और बी सी ए ज्ञात करो। बी डी ए यानी ये वाला और बी सी ए यानी ये वाला, ये दोनों कोण आपको ज्ञात करने हैं। अब ये दोनों एक ही चाप पर बने हैं या एक ही आधार पर बने वृत्त के अंदर, तो ये दोनों कोण तो आपस में बराबर होंगे, ये तो निश्चित है। यानी हम कह सकते हैं एंगल बी डी ए बराबर एंगल बी सी ए। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लिखना है एक ही चाप पर स्थित कोण, तो ये दोनों इसलिए बराबर हैं। देखो, कोई चीज़ अगर बराबर कर रहे हो तो आपको उसका रीज़न लिखना पड़ेगा, बगल में रीज़न लिख दो। अगर नहीं भी आपको समझ में आ रहा तब भी चलो कोई बात नहीं। आगे देखो यहाँ पर क्या करना है। अब क्या करेंगे, इसको या तो पता करो या तो इसको पता करो, तो हम निकाल सकते हैं। अब इसको तो पता नहीं कर सकते क्योंकि इसके जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें किसी भी एंगल की हमें माप पता नहीं है। लेकिन उसी जगह अगर हम देखें ए बी डी ट्रायंगल में ये पूरा कोण हमें पता है, ये कोण पता है। जब ये दोनों कोण पता तो तीसरा ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर है बी सी ए है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल डी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 इनको जोड़ने पर हमें मिलेगा। अब ए बी डी की कितनी वैल्यू है, ए बी डी ये 31 दे रखा है, प्लस बी डी ए पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रख दो, बी डी ए प्लस, और डी ए बी ये 83 दे रखा है। ठीक, इन तीनों को जोड़ दो, 3 और 1 4, जब बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, 3 और 1 4, 3 और 8 11, यानी एंगल बी डी ए बराबर कितना निकल के आएगा, 180 में 114 को घटा दो, तो 114 को जब घटाएंगे 10 में 4 गया 6 और 17 में 11 गया 6, तो बी डी ए आपका कितना निकल के आया, बी डी ए आया बराबर 66, और बी डी ए के बराबर है बी सी ए, तो बी सी ए भी कितना निकल के आ जाएगा, 66 डिग्री यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसको अपने हिसाब से अच्छे से कैलकुलेट कर लो, क्योंकि कभी भी कोई गड़बड़ी हो सकती है। आपके परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसको 1 से 2 बार ज़रूर रीचेक कर लेना, क्योंकि कहीं भी छोटी सी डिजिट की मिस्टेक हो गई तो आंसर गलत हो सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक बाल्टी का आयतन 3.5 घन मीटर है, तो बाल्टी में कितने लीटर पानी भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाल्टी का आयतन। तो बाल्टी का आयतन कितना है,
दे रखा है 3.5 घन मीटर, और पूछ रहे हैं कि बाल्टी में कितने लीटर पानी भर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, लीटर में पूछ रहा है, घन मीटर में पूछ रहा है, तो घन मीटर और लीटर का रिलेशन पता होना चाहिए। 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। तो बाल्टी में पानी कितना आएगा, बाल्टी में पानी बराबर 3.5 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा, 3500 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। बाल्टी में कितना पानी भर सकते हैं, 3500 लीटर। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, तो 3.5 घन मीटर में कितना होगा, 3500 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों का भार क्रमशः इतना दे रखा है, भार का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो अब पदों का योगफल कर लो। पहला है 57, 43, 41 प्लस 39 प्लस 53 प्लस 49 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 41। इन सभी को जोड़कर आपको डिवाइड करना है जितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई रह गया क्या, 57, 43, 41, 39, 53, 49, 46, 45 और 41। तो कुल मिलाकर ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 यहाँ पर हैं, तो इसको 9 से आप डिवाइड कर दो। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप इसको जोड़ लीजिए, 7 3 10, 11, 11 9 20, 3 23, 23 और 9 आपके हो जाएंगे 32, 32 6 38, 38 5 43, 1 44, 4 हासिल, 5 4 9, 4 13, 4 17, 3 20, 5 25, 4 29, 29 4 33, 4 37 और 4 41। 4 14 बटे 9, इसको सॉल्व करो। 9 से इसको काटेंगे, 9 चौको 36, बचेंगे 5 और 9 छाक 54। आपका 46 का आंसर आ जाएगा। इनके भार का जो समांतर माध्य होगा वो होगा 46। उम्मीद करता हूँ समांतर माध्य कैसे निकालना है बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 8x² प्लस 20x⁴ माइनस 12x³ इसको क्या करना है, 4x² से डिवाइड करना है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको 4x² से डिवाइड करना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे नंबर 4 से कट जाएंगे, ठीक है, और ये सारे x वाले x² से कट जाएंगे, तो हम इनको इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं। तो एक एक के नीचे इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, 4x² से, 4x² से, 4x² से। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा और x² कट जाएगा, पूरा कट गया, प्लस लगा दिया ये वाला। 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा, x⁴ है, यहाँ पर x⁴ है तो बचेगा x⁴ माइनस 4 को 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 12, x² है, यहाँ x³ है तो 3 में 2 गया, 1x बचेगा। तो कुल मिलाकर आपके सामने ये आ गया। इसको अरेंज करके लिख दो तो और अच्छा लगेगा, 5x² माइनस 3x प्लस का 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। इस तरह आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कहा जाता है बहुपद को एक पद से विभाजित करना। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने, 2x² प्लस 13x प्लस 15 का गुणनखंड ज्ञात करो। बहुत लोग गुणनखंड पर वीडियो चाह रहे हैं, अगर आपको भी गुणनखंड पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में बता दो, हम उसका वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x² के साथ क्या है, 2 है, और यहाँ पर 15 के साथ 15 नंबर है, तो 15 गुणे 2 क्या होगा, 15 दूना 30 आपका होगा। तो यहाँ पर हम लोग 30 लिख लेते हैं, ठीक है, नंबर याद रखना। अब 30 को इस तरह पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 13 आए और गुणा करने पर 30 आ जाए, यानी 30 के हम लोग गुणनखंड कर लें। 1 गुणे 30 ये पहला गुणनखंड हो गया। दूसरा गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 15 ये भी गुणनखंड हो सकता है। और क्या हो सकता है, 10 गुणे 3 ये भी गुणनखंड हो सकता है। अब यहाँ पर देखो,
1 गुणे 30 यानी 30 को 1 में जोड़ने पर 13 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 15 और 2 को जोड़ने पर 13 मिल रहा है, नहीं। 15 और 2 को जोड़ेंगे 17 आएगा, 13 नहीं आएगा। 10 और 3 को जोड़ने पर 13 मिल रहा है, बिल्कुल सही मिल रहा है। अब आप यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो सकती है कि किसी किसी के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि 15 और 2 को घटा दें तब तो 13 मिल जाएगा। 15 और 2 को घटा दें तब तो 13 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कैलकुलेशन ये है कि 15 माइनस 2 होता है 13, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सारे नंबर्स किस में आ रहे हैं, सब प्लस में आ रहे हैं, तो हम माइनस वाले को प्रेफर नहीं करेंगे, हम लोग प्लस वाले को प्रेफर करेंगे। 10 और 3 को प्रेफर करेंगे यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी कि हमने माइनस करने वाले को क्यों नहीं लिया, हमने प्लस करने वाले को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर प्लस के हैं, तो हमने इसको प्रेफर किया बजाय इसको, माइनस करने वाले को नहीं लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा उसको देखो। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 8x स्क्वायर, सॉरी 8 नहीं है 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15। तो इसको हमने 10 और 3 के फॉर्म में तोड़ लिया। 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x प्लस 15। अब इन दोनों में कॉमन लो, क्या कॉमन मिल सकता है, 2 यहाँ है 10 यहाँ है, तो यानी कि ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x है यानी x कॉमन मिल जाएगा। जब 2x स्क्वायर से 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x। 10x में 2x ले लिया तो 2 5 जा, और x तो पूरा ले ही चुके हैं। अब इसी x प्लस 5 को यहाँ पर रख दो, जो यहाँ कॉमन मिला वही यहाँ पर कॉमन ले लो। अब x के साथ वाला देखो 3x, तो जब प्लस 3x में हमने x कॉमन ले लिया तो बचेगा प्लस का 3। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 5 लिख लो, एक ब्रैकेट में ये जो बाहर वाले बैठे हैं 2x प्लस 3 इसको लिख लो। तो ये आपका आंसर आ गया x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3। उम्मीद करता हूँ कि ये गुणनखंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित समुच्चय का वर्णन करो। पहला, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 और 6। ये पूछ रहे हैं कि इसका वर्णन करना है, यानी ये समुच्चय क्या कह रहे हैं। तो जो पहला समुच्चय कह रहा है, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का समूह, ये इसका वर्णन हो गया। दूसरा देखो क्या है, O बराबर 1 3 5। अब ये क्या है, तो ये हैं प्रथम 3 विषम संख्याओं का समूह, तो ये इसका वर्णन हो गया। अगर वर्णन करने को आ जाए तो उसमें क्या दिया है बस यही लिख दो, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। एक वृत्त दे रखा है, यहाँ पर ABC बराबर 110 है, AOC आपको ज्ञात करना है। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बताइए कि AOC क्या आएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12, 44x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर डिवाइड बाय 44x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 44x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर, ये डिवाइड किया गया है किससे, 44x x प्लस 3 से। क्लियर। तो 44 तो ऐसे ही काट दो, क्योंकि दोनों डिवाइड में ऊपर भी नीचे भी, और ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में था तो आराम से कट जाएगा। तो ऊपर क्या बच रहा है वो देखो, यहाँ पर इन सभी में क्या कॉमन मिल सकता है, इन सभी में एक्स स्क्वायर कॉमन मिल सकता है। यहाँ से एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, और ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है ही है, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसके अंदर बचेगा एक्स की पावर 2, यहाँ पर बचेगा माइनस 5x, यहाँ पर बचेगा माइनस का 24। अब यहाँ पर देखो बटे x प्लस 3। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर ये x है, यानी ऊपर x इंटू एक्स है और यहाँ पर x है, तो एक x कट जाएगा, ऊपर केवल x बचेगा x। और इसका आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। तो इसका जो इसको अगर गुणनखंड करेंगे तो वो क्या आएगा वो आप देखिए।
यहाँ पर हमें देखो ये 24 है और यहाँ पर इसके साथ कुछ नहीं, तो 24 समझेंगे। तो 24 का ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि उनका जो घटाना या जोड़ना 5 आ जाए। तो 8 तियाँ 24 और 8 में 3 घटाएंगे तो 5 मिल जाएगा। तो वही यहाँ पर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 अपॉन x प्लस 3। ठीक, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि कैसे हमने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया है। अब इसके आगे हम लोग करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर देखिए। जब इन दोनों का कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, x। देखिए इसको पहले अलग लिख लेते हैं, ये तो x ये वाला हो गया, इसको इधर लिख लेते हैं। यहाँ से इन दोनों में x कॉमन मिल सकता है, तो एक यहाँ से x कॉमन लिया तो x बचेगा, माइनस 8x में हमने x कॉमन लिया तो बचेगा 8। अब x माइनस 8 कॉमन मिल चुका है तो इसको ऐसे ही लिख दो, x माइनस 8। और ऊपर देखो क्या है, प्लस का 3x है, यहाँ से हम अगर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा प्लस का 3, तो प्लस का 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, x प्लस 3। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, जब इसको हम लोग सही से लिखेंगे तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 8। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आ रहा है x प्लस 3 और x माइनस 8, इसको हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 3 और x माइनस 8 एक ब्रैकेट में, और नीचे क्या था, x प्लस 3। तो x प्लस 3 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह आपको इतना करने पर आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, लाभांश किस मूल्य पर दिया जाता है। तो लाभांश हमेशा याद रखो, लाभांश शेयर के अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, 1 नंबर पक्का हो गया। दलाली किस मूल्य पर दी जाती है। तो दलाली हमेशा शेयर के बाजार मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, शेयर के बाजार मूल्य पर दलाली दी जाती है और शेयर के अंकित मूल्य पर लाभांश दिया जाता है। अंकित मूल्य क्या होता है और बाजार मूल्य क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर पहली बार जिस मूल्य पर इशू करती है, निर्गत करती है, उसे शेयर का अंकित मूल्य कहा जाता है। और जब बाजार में वो शेयर बिकने लगता है, तो जैसे मान लो आज का हमें बाजार मूल्य पता करना है, तो आज जिस मूल्य पर शेयर बिक रहा होगा वो बाजार मूल्य होगा। बाजार मूल्य हमेशा बदलता रहता है लेकिन अंकित मूल्य बदलता नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में है, क्योंकि एक बार जब कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, उस समय कोई प्राइस रही होगी 100 रुपये मान लो रही है, तो वो ज़िंदगी भर अंकित मूल्य वही रहेगा। ठीक है, बाजार मूल्य जैसे जैसे भाव ऊपर नीचे होगा तो उसका बाजार मूल्य घटता बढ़ता रहेगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहन ने 1600 शेयर 15 रुपये बाजार मूल्य प्रति शेयर पर बेच दिया, जिस पर मोहन को 6% दलाली देनी पड़ी, तो मोहन को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो सबसे पहले लिखेंगे शेयर बेचने से प्राप्त धनराशि। शेयर बेचने से प्राप्त धनराशि कितनी होगी। धनराशि 1600 शेयर थे उसके पास, उसने 15 के भाव पे बेच दिए, तो आप देख लो 15 छक्का 90, 15 एक कम 15, 15 और 9 हो गया आपका 24। तो 24,000 के तो उसने शेयर बेच दिए। अब दलाली उसको देनी पड़ी, दलाली कितनी थी, 6% थी। तो 24,000 का 6% निकाल लो, आपको दलाली पता चल जाएगी। तो 6 चौक 24, 6 दूना 12, 2 14, 1440 रुपये उसे दलाली देनी पड़ी। तो 1440 रुपये जब दलाली देनी पड़ रही है तो उसको प्राप्त धनराशि कितनी होगी। धनराशि कितनी प्राप्त हुई, 24,000 माइनस 1440। तो आप अंदाज़ा लगा लो, इसमें इसको घटा दो तो कितनी धनराशि बचेगी। 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5, 23 में 1 गया 22, 22,560 रुपया उसके पास धनराशि बच जाएगी। यही उसको शुद्ध धनराशि प्राप्त हुई दलाली देने के बाद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई होगी। 1600 1500 का गुणा करेंगे 2,40,000, दलाली 6% घटा दी और उसके पास जो शुद्ध धनराशि बची 22,560। कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो तो वो आप समझ लेना। मैंने यहाँ पर ये आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। 15वां क्वेश्चन देखो, a बराबर 3, 6, 9, 12, 18, 15
बी बराबर 2 3 4 8 12 15, इसको वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है ए इंटरसेक्शन बी को। अब ए इंटरसेक्शन बी को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करना, तो देखो कैसे करेंगे। दो वृत्त बनाने हैं और ऐसे वृत्त अगर इन दोनों के कोई नंबर आपस में मिलजुल रहे हैं, यानी कोई नंबर ऐसा है जो कॉमन है दोनों में है, जैसे ए में देखो 3 6 9 12 18 15 है और बी में देखो 12 15, ये दोनों कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 12 15 ये तीनों नंबर कॉमन है। अगर कॉमन है तो वृत्त को ऐसा बनाना है कि ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करें। आप अपने हिसाब से कंपास की मदद से बनाना अगर वेन आरेख आ जाए तो। यहाँ पर देखो सबसे पहले ए में कौन कौन से नंबर कॉमन है बी के साथ, वो पहले देख लो। 3 कॉमन है, 12 कॉमन है और 15 कॉमन है। तो जो कॉमन एरिया है उसमें लिखेंगे 3 12 और 15। बाकी जितने नंबर बचे वो ए वाला इधर वाला है, बी वाला सर्कल इधर है। तो ए में कौन कौन सा बचा, 6 बचा, 9 बचा और 18 बचा, ठीक। और बी में कौन कौन से बचेंगे, 2 बचेगा, 4 बचेगा और 8 बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया, वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित कर दिया। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन वाला एरिया। आप इसको थोड़ा बड़ा बनाना ताकि नंबर भी अच्छे से लिख सको और ऐसे करके आप इसको कलर भी कर सको। खाली आपको कलर ऐसे करना है, ध्यान रखना, बस इसको पूरा रंग नहीं देना है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इसको बस इस तरह तिरछी लाइनों से भर देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने यहाँ पर है। निम्न आंकड़ों का माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पर पद दे रखे हैं, बारंबारता में एक कॉलम में नंबर ना दे के दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। पद एक तरफ लिख के, एक तरफ बारंबारता लिख के और एक तरफ f इंटू एक्स। ये आपका f वाला है और ये आपका x वाला है। तो इसके नीचे लाइन खींच देते हैं। पद आपका 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, ठीक। 5 की बारंबारता 6 4 3 के और 2, 5 छक्का 30, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 चौको 60 और 25 तियाँ 75, 35 और के का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 के आ जाएगा और 45 और 2 का गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा आपके सामने। अब आगे देखिए हमें क्या करना है। आगे यहाँ पर हमें इन सभी को जोड़ना है। तो इन सभी को जोड़ेंगे, 6 4 10 3 13 और 13 2 15 और के को तो हम अलग से लिखेंगे। अब इसके बाद इन सभी को जोड़ो, 0 5 5 6 3 9 9 और 7 16 16 और 9 25। तो ये 25 आ गया और ये 35 के प्लस 35 के, ठीक। 255 प्लस 35 के यानी इन सभी का जोड़ आया 255 प्लस 35 के, इनका जोड़ आया 15 प्लस के। ये आप लिख लो कहीं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। उन दोनों का जो जोड़ आया था 255 प्लस 35 के बटे और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता का जोड़ क्या आया था, बारंबारता का जोड़ आया था 15 प्लस के। क्वेश्चन में समांतर माध्य आपका दे रखा है, कितना है 21.5। अब ये जो डिवाइड में है इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इससे गुणा हो जाएगा। तो 15 प्लस के का 21.5 में गुणा करेंगे तो 15 का 21.5 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 322.5 माइनस और 21.5 के, 21.5 के, और ये इधर आपका 255 प्लस 35 के, ठीक। अब जो के वाले हैं उनको एक तरफ रख लो और नंबर वालों को एक तरफ रख लो। 322.5 माइनस 255, ये 255 प्लस में इधर आ जाएगा। 35 के और ये प्लस में है, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 21.5 के, ये आपका आ जाएगा 21.5 के, ये इसी के साथ में है, ठीक है। अब 322 में 255 घटाओगे आएगा 67.5 आ जाएगा।
और 35K में 21.5 के, ये आप यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई, ये 15 + K है, ये आपका प्लस में आएगा क्योंकि ये प्लस में है, और इधर जब जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ हो गया। अब 35K में 21.5 के घटाओगे तो आएगा आपका 13.5 के। तो K की वैल्यू आपकी आ जाएगी 67.5 बटे 13.5। तो यहाँ पर K की वैल्यू आपकी लगभग आ गई 13×5 = 5 आ जाएगी। K की वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों को डिवाइड किया तो K की वैल्यू 5 निकल के यहाँ पर आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया। देखो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, तभी आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा। तो जब तक K की वैल्यू नहीं आ जाएगी तो K की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी पूरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है। कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, 2HL + B, 2HL + B। तो H यहाँ पर कितनी है, यानी ऊंचाई 3 है, ब्रैकेट के अंदर L है 4 और चौड़ाई है 3.5। कैलकुलेट कर लो, 3 दूना 6, 4 और 3.5 जोड़ेंगे तो आएगा 7.5। अब इसको देख लो, 6 पंचे 30, 3 6 7 42 और 3 45, 45 वर्ग मीटर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आ गया, 45 वर्ग मीटर। बड़ा आसान था, सीधा फार्मूले में आप इसकी वैल्यूज़ रख दो, आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 18वां इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन को सटा कर रख दे तो उसमें घनाभ बन जाएगा, उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का आपको मालूम होगा क्या फॉर्मूला होता है, 2LB + BH + HL, ये इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को जब सटा कर रखेंगे तो उसमें केवल लंबाई बढ़ जाएगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, घन और घनाभ का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप ज़रूर देख लो। तो जब 2 घन या 2 घनाभ इन दोनों को आपस में सटा कर रखते हैं तो जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, यानी इसका 10 और 10 लंबाई हो जाएगी 20। लेकिन जो चौड़ाई और ऊंचाई, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई और ऊंचाई उतनी ही रहेंगी। तो वही यहाँ पर करेंगे, L आपकी 20 हो गई और B आपकी 10 ही रहेगी, क्योंकि एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है और घर में सारी भुजाएं बराबर होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होंगी। अब B और H ये दोनों 10-10 रहेंगी, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। H 10 रहेगी और L 20 हो चुकी है। अब इसको सॉल्व कर लो, 20 × 10 200 हो जाएगा, 10 × 10 100 हो जाएगा, 20 × 10 200 हो जाएगा, 2 × 200 300 500, 1000 आपके सामने वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और घन और घनाभ से संबंधित और वीडियोस मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, जो आपने नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लो। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और ये वाला क्वेश्चन आपको करने को भी दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि सरल क्वेश्चन तो बहुत पूछ लिया, अब धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत जल्दी आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।